नमस्कार साथियों, आज हम अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के द्वारा तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा 2 फरवरी 2014 का जो पेपर था वो हल करेंगे। कुछ प्रश्न पिछले वीडियो में हमने हल किए, शेष प्रश्न हल करेंगे। तो आज का प्रश्न है अपना, सामान्यतः बस बार को से कम ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। यानी जो बस बार है उसको धरातल या फर्श से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाना चाहिए। मान लो ये बस बार है और ये धरातल है, तो ये पूछा है कि इस बस बार की ये जो दूरी है धरातल से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाना चाहिए। तो बस बार को धरातल से 2.75 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाना चाहिए। देखो, पहले निमे की जो बुक थी ITI की, उनमें दे रखा था कि 2.27 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, जबकि अब जो सेमेस्टर वाइज नई बुक जारी की उन्होंने, उसमें ये गलत बताया, ये राइट बताया उन्होंने कि 2.75 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाना चाहिए। और इस भर्ती में इसी को सही माना था, 2.75 मीटर को। तो राइट आंसर क्या है इसका? बी, 2.75 मीटर। अगला क्वेश्चन है, जहां पर बारीक काम चल रहा हो वहां प्रकाश होना चाहिए। यानी जहां बारीक काम चल रहा हो वहां पर प्रकाश 1500 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर होता है। यानी जहाँ पे सूक्ष्म कार्य, और जहाँ पर रुक्ष कार्य है तो वहाँ पर 150 यानी 150 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे सूक्ष्म या बारीक काम की कह रहा है, तो बारीक काम करना हो तो वहाँ पर 1500 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर में प्रकाशितता होनी आवश्यक, यानी प्रकाश होना आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1500 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, LCD का पूर्ण नाम क्या है, यानी विस्तार रूप है? LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। किस में है? सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो राइट है सी। अगला क्वेश्चन है, कुंडलन का प्रेरकत्व पर निर्भर करता है। किसी कुंडली का इंडक्टेंस, यानी जो इंडक्टेंस है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है? अब ऑप्शन देखो, लाइनों की संख्या यानी लपेटनों की संख्या, सही है, लपेटनों की संख्या पर निर्भर करता है। कुंडली का क्षेत्रफल इस पर भी निर्भर करता है। कुंडली की लंबाई यानी कोर की लंबाई कह सकते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। ABC यानी उपरोक्त तीनों से इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? जो तीन ऊपर ऑप्शन दे रखे वो तीनों ही सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी A, B और C तीनों ही। तो इन तीनों उपरोक्त तीनों कारकों पर ही निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, एक 3 पिन वाले 15 एम्पियर 250 वोल्ट सॉकेट में प्रयोग किए जाने वाले तांबर के अर्ध तार का न्यूनतम विस्तार होगा। यानी अर्धचालक का आकार पूछा है, और अर्धचालक कौन सा है? ताम्र का, यानी ताम्र अर्धचालक का आकार पूछा है। तो ताम्र अर्धचालक का आकार क्या होता है? देखो, यदि 15 एम्पियर तक काम में ले रहे हैं, 15 एम्पियर तक काम में ले रहे हैं अर्ध, यानी कोई परिपथ जिसमें 15 एम्पियर तक का यानी बाहर जा रहा है, तो उसमें जो अर्धचालक लगाएंगे वो 14 SWG का, 14 SWG। यदि 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है 20 एम्पियर तक 12 SWG, 30 एम्पियर से 60 एम्पियर तक 10 SWG, और 100 एम्पियर है तो यानी 100 एम्पियर के लिए 8 SWG, 8 SWG का अर्थ वायर, ताम्र अर्थ वायर काम में लेंगे। तो 15 एम्पियर तक 14 SWG, 20 एम्पियर तक 12 SWG, 30 से 60 एम्पियर तक 10 SWG, 100 एम्पियर के लिए 8 SWG का ताम्र अर्धचालक काम में लेंगे। तो इसमें 15 एम्पियर का पूछा है, 15 एम्पियर के लिए कौन सा होगा? 14 SWG। किस में है?
बी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 14 SWG का अर्ध तार काम में लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम या उच्च वोल्ट परिपथ ब्रेकर के लिए कार्यकारी सहसंपर्क से बनाए जाते हैं। यानी किसी मध्यम वोल्ट यानी MT और उच्च वोल्ट यानी HT सर्किट ब्रेकर है, यानी मीडियम वोल्ट या हाई वोल्ट के सर्किट ब्रेकर है, उसके जो संपर्क है, कॉन्टैक्ट टर्मिनल है, वो किसके बनाए जाते हैं? तो जो सर्किट ब्रेकर है या अपना जो स्विच है, उनके जो संपर्क टर्मिनल होते हैं वो कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। सर्किट ब्रेकर के चाहे MCB हो चाहे OCB हो, इनके तो इनके संपर्क टर्मिनल है वो कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। तो किसमें? डी ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड तब प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी कौन सा हो गया? LED, लाइट एंडिमेटिंग डायोड। यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड का से क्या हो गया? LED, लाइट एंडिमेटिंग डायोड तब काम करता है जब डायोड किस स्थिति में प्रचलित है, यानी कौन सी स्थिति में लगाएंगे कि डायोड प्रकाश यानी जो LED है वो प्रकाश उत्सर्जित करे। तो देखो LED है वो प्रकाश अग्र अभिनेति यानी फॉरवर्ड बायस पर काम करते हैं। LED को प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए फॉरवर्ड बायस में लगाया जाता है। कई बार जेनर डायोड का पूछ लेते हैं, जेनर डायोड को रिवर्स बायस में लगाते हैं, यानी जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में तो सामान्य डायोड की भांति काम करता है, और वोल्टेज रेगुलेशन के तौर पर हम काम में लेते हैं तो उसको रिवर्स बायस में यानी विपरीत अभिनेति में लगाते हैं। इसमें पूछा है LED का, तो LED फॉरवर्ड बायस में प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस किस में? यानी अग्र अभिनेति, बी ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया इसका अग्र अभिनेति यानी बी, फॉरवर्ड बायस भी कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, फील्ड कॉइल से लपेटा जाता है, यानी कोई भी फील्ड कुंडलन है, कुंडलन का जो तार है वो किसका होता है? यानी जो कॉइल बनाते हैं हम, मान लो कोई कोर है, इस पर कॉइल लपेट रहे हैं, तो ये जो चालक तार है, मान लो ये किसका होता है? जो तार है वो किसका होता है, यानी फील्ड किससे लपेटी जाती है? तो अब देखो, इनेमल्ड आवृत ताम्र तार से, यानी इनेमल्ड आवरण युक्त तार तार यानी सुपर इनेमल्ड ताम्र तार की होती है। तो इनेमल्ड आवरण ताम्र तार, स्टील के तार नहीं, नगण्य ताम्र तार नहीं, यानी नग्य ताम्र तार यानी बिना इंसुलेटेड, स्टेनलेस स्टील तार नहीं, एल्यूमिनियम तार नहीं, तो क्या हो गया? सुपर इनेमल्ड ताम्र तार की होती है। तो इनेमल्ड आवृत ताम्र तार यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, स्थान दे रखा है, में चौक को प्रतिरोधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी चौक को विरोधक के रूप में किस में प्रयोग किया जाता है, यानी विरोध के तौर पर। ऑप्शन देखो, अर्ध तरंग प्रतिशोधक परिपथ में यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में, DC परिपथ में, AC और DC परिपथ में, AC परिपथ में, और ये सभी। तो चौक को विरोध के रूप में AC परिपथ में काम में लेते हैं, क्योंकि चौक का जो यानी इंडक्टर का जो विरोधक होगा XL बराबर होगा 2πfL, यानी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती, और L यानी इंडक्टेंस के समानुपाती ये विरोध उत्पन्न करेगी। तो AC परिपथ में फ्रीक्वेंसी जो बढ़ेगी इसका विरोध करने का गुण भी बढ़ जाएगा, यानी XL भी बढ़ जाएगा, क्योंकि F बढ़ेगी तो F के समानुपाती XL भी बढ़ जाएगी। तो विरोध के रूप में किस में काम लेते हैं? AC परिपथ में। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, AC परिपथ में। अगला क्वेश्चन है, केबल में कंडक्टर का इंसुलेशन की परत की मोटाई पर निर्भर करता है, यानी केबल में कंडक्टर का इंसुलेशन की परत की मोटाई, यानी इंसुलेशन की परत है, यानी कोई भी चालक है, चालक के ऊपर अचालक का आवरण लगाया जाता है। इस आवरण की जो मोटाई है ये अचालक आवरण की मोटाई किस पर निर्भर करती है, यानी उसकी मोटाई किस पर निर्भर करती है? धारावहन क्षमता पर, वोल्टता पर, शक्ति गुणांक पर, तापमान पर, प्रतिघाती शक्ति पर। तो ये इंसुलेशन की मोटाई है
वोल्टता पर निर्भर करेगी। यानी जिस केबल की वोल्टता कम होगी उसमें इंसुलेशन परत हल्की यानी पतली लगाई जाती है। यदि वोल्टता ज़्यादा है उसकी तो इंसुलेशन परत की मोटाई भी बढ़ाई जाती है, यानी वोल्टेज के अनुरूप इंसुलेशन परत की मोटाई बढ़ाई जाती है। तो किस पर निर्भर करेगी? वोल्टेज पर। यानी अचालक जो कोर पर अचालक या इंसुलेशन की परत है वो वोल्टेज के अनुपातिक होती है, यानी वोल्टेज के समानुपाती उसकी मोटाई की परत की मोटाई होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी मोटर को पुनः लपेटना है जिसका संचालन तापमान 130 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कोई मोटर है उसको रिवाइंडिंग करनी है और कार्यकारी तापमान 130 डिग्री है। आप किस इंसुलेटिंग पदार्थ का चयन करोगे? यानी इंसुलेशन है वो कौन सा लगाओगे? ऑप्शन देखो, फाइबर। अब फाइबर का इंसुलेशन मान होता है 120 से 180 डिग्री तक, परंतु इसमें फाइबर काम में नहीं लेते, बहुत कम लेते हैं। तो अब आगे और ऑप्शन देखो एक बार। लेदराइज पेपर है 120 डिग्री, यानी इस श्रेणी का होता है लेदराइज पेपर, ई का मान हो गया 120 डिग्री। कपास, जूट, कागज, कपड़ा, ये वाई श्रेणी का है। वाई श्रेणी का जो तापमान है, कार्यकारी तापमान, वो होता है 90 डिग्री। तेल में डूबे कागज एस श्रेणी का होता है, ए श्रेणी का कार्यकारी तापमान होता है 105 डिग्री। अब्रक है बी श्रेणी का होता है और 130 डिग्री कार्यकारी इसका तापमान होता है, यानी बी श्रेणी का। एक बार पूरे देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखो किसका कितना होता है, कौन कौन से होता है। YAE योगेश, आजा, इकबार, फॉक्स, हेनरी, चौधरी, ये होते हैं। यानी वाई श्रेणी का कार्यकारी तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ए का हो गया 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ई का हो गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड। बी का होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड। एफ का होता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड। एच इसका होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। सी इसका होता है 220 और 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें इसका पूछा है, यानी 130 डिग्री सेंटीग्रेड यानी बी प्रकार का होता है और अब्रक बी श्रेणी का ये इंसुलेशन है। तो राइट आंसर क्या हो गया? अब्रक। अगला क्वेश्चन है, एक चल लोहा एमीटर 10 एम्पीयर पठन करता है तो दोलन की शिखर धारा क्या होगी? यानी चोटी धारा या पीक वैल्यू क्या होगी? यानी कोई आपूर्ति है उसकी शिखर मान पूछा है। यानी एक मीटर है जो 10 एम्पीयर का पठन कर रहा है। अब मीटर हमेशा आरएमएस मान पढ़ता है, तो कोई भी पथ है मान लो जिसका आरएमएस मान कितना है, यानी धारा एम्पीयर मीटर दे रखा है तो धारा का आरएमएस मान हो गया। धारा का आरएमएस मान क्या है? 10 एम्पीयर। पूछा क्या है? शिखर मान, यानी दोलन की चोटी यानी शिखर या जो परिवर्तन है उसका शिखर मान क्या है? तो शिखर मान पूछा है। शिखर मान क्या है धारा का? ज्ञात करना है। अब देखो किस प्रकार से हल करेंगे। इन दोनों में तुलना करनी है, यानी आरएमएस मान और शिखर मान की तुलना किस में होती है? शिखर गुणांक में। तो शिखर गुणांक क्या होता है? यानी पीक वैल्यू या शिखर गुणांक। शिखर गुणांक बराबर क्या होता है? शिखर मान बटा आरएमएस मान का अनुपात शिखर गुणांक कहलाता है। यानी प्रत्यावर्ती राशि के शिखर मान और आरएमएस मान का अनुपात शिखर गुणांक कहलाता है और इस शिखर गुणांक का मान होता है 1.414। तो इस शिखर गुणांक का मान कितना हो गया? 1.414 बराबर है शिखर मान बटा आरएमएस मान। आरएमएस मान क्या है? 10। तो शिखर मान क्या हो जाएगा? शिखर मान बराबर हो जाएगा यानी ये पक्षांतर करके तो गुणा में आ जाएगा। तो 10 × 1.414 कितना हो रहा है? 14 एम्पीयर आ जाएगा। वोल्ट का होता तो वोल्ट आ जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14.14 एम्पीयर। किस में है?
बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मक रिले को अक्सर में प्रयोग किया जाता है, यानी जो ऊष्मक रिले है थर्मल रिले, उसका इनमें से किस में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखो, जनरेटर रक्षण, ट्रांसफार्मर रक्षण, मोटर स्टार्टर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनका ऊष्मक रिले का ज़्यादातर प्रयोग मोटर स्टार्टर में प्रयोग करते हैं, यानी जो मोटर का अति भार रिले कह सकते हैं हम, ओवरलोड रिले, वो हीटिंग प्रकार का होता है, यानी ऊष्मक प्रकार का ही होता है, थर्मोस्टेट प्रकार का भी यानी कह सकते हो उसके, यानी द्विधातुक पत्ती प्रकार का होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोटर स्टार्टर, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान दे रखा है के लिए विद्युत उत्पादक कंपनियां शक्ति गुणांक को सुधारने की इच्छुक है, यानी जो विद्युत उत्पादन कंपनियां है वो शक्ति गुणांक सुधारने की इच्छुक क्यों है, यानी शक्ति गुणांक क्यों सुधारते हैं? ऑप्शन देखो, लाइन करंट को कम करना सही है, शक्ति में वृद्धि, वोल्ट एम्पेयर में वृद्धि, शक्ति में कमी, मोटर की दक्षता में वृद्धि। तो मुख्यतः क्या होता है कि यदि शक्ति गुणांक बढ़ेगा तो मोटर की यानी जो शक्ति है, पावर है, bhp है, वो तो नियत है, यानी जो भी उपभोग युक्त है उसकी यानी जो आउटपुट शक्ति है वो तो नियत है। तो क्या होगा, जो ही मान लो शक्ति गुणांक बढ़ेगा, अब वोल्टेज स्थिर है तो क्या होगा, धारा घटेगी। तो धारा को कम करने के लिए शक्ति गुणांक को सुधारा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, धारा कम करने के लिए, लाइन करंट को कम करना, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परिणाम मित्र में ताम्र क्षति किस कारण होती है, यानी ताम्र लॉसेज, कॉपर लॉसेज किस कारण होता है? अब ऑप्शन देखो, कॉपर लॉसेज का भंवर धारा द्वारा शक्ति यानी नहीं, भंवर धारा तो लो आनी होगी, प्रतिरोध द्वारा शक्ति यानी सही है, बेग ईएमएफ द्वारा शक्ति यानी बेग ईएमएफ का इसमें कोई मत, यानी बेग ईएमएफ से प्रभावित नहीं होती है ताम्र, यानी वो धारा का मान प्रभावित होता है बेग ईएमएफ से, तो बेग ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। इसमें भी बेग ईएमएफ उत्पन्न होता है, यानी जो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण। आगे है ऊष्मा द्वारा शक्ति हानि, इनमें से कोई नहीं। तो देखो अब ऑप्शन बी में देखो, प्रतिरोध द्वारा शक्ति हानि, क्योंकि जो कॉपर लॉसेज होगा वो होगा P बराबर I²R, यानी जो कुंडलन में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती और प्रतिरोध के भी समानुपाती। तो अब इसमें डायरेक्ट ऑप्शन में मिल रहा है कि प्रतिरोध द्वारा शक्ति हानि, यानी R के द्वारा, यानी जो कुंडलन है, प्राइमरी और सेकेंडरी लपेटन है, उसके प्रतिरोध के कारण जो खपत होती है वो ताम्र हानि कहलाती है, उनके प्रतिरोध के कारण। तो यानी P बराबर होता है I²R, तो R के द्वारा शक्ति हानि। अगला क्वेश्चन है, अर्ध तरंग दिष्टकारी केबल के लिए उपयुक्त है, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर इनमें से किस में प्रयोग किया जाता है? कार, रेडियो में फुल वेव प्रयोग करते हैं। बैटरी आवेशन में हाफ वेव कर सकते हैं, यानी जो बैटरी होती है उसको आवेशन करने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर प्रयोग कर सकते हैं। विद्युत लेपन में डीसी आवश्यक है, शुद्ध डीसी, और इसके लिए फुल वेव रेक्टिफायर प्रयोग होते हैं। परिवर्तित गति एसी मोटर, अब उसमें भी डीसी आवश्यक है, शुद्ध, तो फिर फुल वेव काम लेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैटरी आवेशन, यानी बैटरी चार्जिंग परिपथ के अंदर हाफ वेव प्रयोग कर सकते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रयोग बैटरी आवेशन, यानी बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, लघु परिणामित्रों में अंतर परत इंसुलेशन क्या होता है? यानी जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर जो अंतर परत लगाई जाती है, इंटरनल जो परत लगाई जाती है, यानी कुंडली के अंदर एक लपेटन के ऊपर, यानी प्राइमरी की लपेटन कर रहे हैं तो उसका मान लो एक ऊपर से नीचे तक पूर्ण लपेटन हो गए, तो बाद में उसके इंटरनल परत लगाई जाती है। तो वो किसकी होती है? वो एक बारीक यानी पतले कागज की होती है। तो कौन सा है इसमें? बटर पेपर, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी वो बटर पेपर की लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अधिक धारण क्षमता वाले पदार्थों का उपयोग के बनाने के लिए किया जाता है, यानी वह पदार्थ जिसकी धारण क्षमता ज़्यादा है उसे स्थायी चुंबक बनाने में प्रयोग करते हैं, जिसकी धारण क्षमता कम है उसे अस्थायी या विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक ही है। तो जिसकी धारण क्षमता
ज़्यादा है, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो वह स्थायी चुंबक बनाने में काम में लेते हैं। और जिसकी धारण क्षमता या अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने की क्षमता कम होती है, उसे अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक बनाने में काम में लेते हैं। तो इसमें स्थायी चुंबक का यानी अधिक धारण क्षमता का पूछा है, तो अधिक धारण क्षमता स्थायी चुंबक वाले पदार्थों से स्थायी चुंबक बनाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी, स्थायी चुंबक। अगला क्वेश्चन है, स्विच बोर्ड में प्रयुक्त विद्युत रोधी चालक को प्रमाणित होना चाहिए। यानी जो स्विच बोर्ड में प्रयुक्त विद्युत रोधी चालक है, जो पैनल बोर्ड में या बोर्डों के अंदर जो हम वायरिंग के लिए जो चालक काम में लेते हैं, इंसुलेटेड चालक है, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वो प्रमाणित होना चाहिए, यानी ISI या प्रमाणित होना चाहिए, सही है। यानी वो चालक है, यानी जो हम वायर काम में ले रहे हैं वो प्रमाणित वायर होना चाहिए। निम्न मंदक, यानी निम्न मंदक होना चाहिए, यदि वो जले तो विस्फोट ना करे, ये भी सही है। ए और बी दोनों। आगे देखो, अन्य चालक या बस बार जिसके संपर्क में वह आए पर अंकित वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। यानी वह चालक जो अन्य चालकों के पास से गुजर रहा है, यानी बस बार या अन्य कोई दूसरे चालक है, उसके संपर्क में आ रहे हैं, यदि उसमें वोल्टता का मान ज़्यादा है तो उससे उसका वोल्ट यानी इंसुलेशन वोल्टता, यानी इंसुलेशन की वोल्टता ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो वो यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा और यानी हो सकता है लो से यानी लीकेज द्वारा प्रवाहित होकर वो तार जल सकता है। तो क्या कह रहा है? ये भी सही कि अन्य चालक या बस बार जिनके संपर्क में वह आए पर अंकित वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। तो उपरोक्त तीनों यानी प्रमाणित होना चाहिए, निम्न मंदक होना चाहिए और अन्य चालक या बस बार जिनके संपर्क में वह आए पर अंकित वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। तो ये सभी, यानी राइट आंसर क्या हो गया? ई, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, पावर वायरिंग को से रक्षा करनी चाहिए, यानी एक पावर वायरिंग है उसकी रक्षा निम्न में से किसके द्वारा की जानी चाहिए? स्विच और फ्यूजों से। अब वायरिंग की रक्षा करनी है तो रक्षा स्विचों से नहीं होती है, फ्यूजों से तो हो जाती है। स्विच और MCB से। अब स्विचों से रक्षा नहीं होती है, स्विच तो एक नियंत्रण युक्ति है, यानी परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए काम लेते हैं। MCB एक रक्षण युक्ति है। फ्यूज और MCB ये दोनों ही रक्षण युक्ति है, यानी फ्यूज भी रक्षण युक्ति है, MCB भी रक्षण युक्ति है। स्विच या फ्यूज, अब स्विच रक्षण युक्ति नहीं है, फ्यूज तो दोबारा आ गया क्या? स्विच और फ्यूज से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? फ्यूज और MCB से, यानी सी इसका ऑप्शन सही होगा। फ्यूजों व MCB के द्वारा पावर वायरिंग की रक्षा करनी चाहिए, तो सी ऑप्शन है फ्यूज, यानी राइट आंसर क्या हो गया? सी, फ्यूज व MCB के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, परिणामीतर को ठंडा होने की जरूरत है क्योंकि एक ट्रांसफार्मर को ठंडा क्यों किया जाता है? ऑप्शन देखो, कार्यकुशलता बढ़ती है, हानि कम होती है, भिन्नभिन्नाहट कम होती है, गर्मी को हटाता है, उत्पादन लागत कम होती है। अब देखो, ट्रांसफार्मर ठंडा होने से उपरोक्त सभी में प्रभाव पड़ता है, फलस्वरूप उत्पादन लागत कम होती है, यानी लॉसेज घट जाते हैं जिसके कारण उत्पादन लागत कम हो जाती है। तो इन ऑप्शनों में देखें तो राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? उत्पादन लागत कम होती है, यानी ई ऑप्शन इसका सही होगा, उत्पादन लागत कम होती है। अगला क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट DC मशीन में शंट क्षेत्र प्रतिरोध 440 ओम है। देखो क्या दे रखा है कि कोई DC शंट मशीन है और इसके अंदर दो आपूर्ति वोल्ट का मान क्या है, यानी V। अब एक 220 वोल्ट DC मशीन, यानी V बराबर क्या है? V बराबर है 220 वोल्ट, शंट क्षेत्र प्रतिरोध यानी RSH, RSH बराबर क्या है? 440 ओम। तो शंट क्षेत्र धारा का मान क्या होगा? ISH बराबर क्या होगा? मान लो आर्मेचर है, यानी कोई शंट मशीन है, ये हो गई शंट फील्ड, आर्मेचर के समांतर क्रम में लगी हुई है। अब ये कह रहा है कि ये 220 वोल्ट है
इसका मान 440 ओम है, इसमें से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? ISH का मान पूछा है। अब देखो इसके क्रॉस वोल्टेज है 220, इसका प्रतिरोध दे रखा है 440 ओम, तो I बराबर क्या हो जाएगा? ISH बराबर होता है VSH अपॉन RSH, और VSH का मान कितना है? इसके क्रॉस वोल्टेज कितने हैं? 220। R का मान कितना है? 440। कितना हो रहा है? 0.5 एम्पियर। तो इसमें से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? 0.5 एम्पियर। तो राइट आंसर कौन सा है? बी, 0.5 एम्पियर। तो ये कुछ प्रश्न थे, शेष प्रश्न आगामी वीडियो में रहेगा। ठीक है दोस्तों।